नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है। सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। इसलिए पढ़ने के बाद आप कोई अदर काम भी कर रहे हैं तो उस पढ़ी हुई चीज़ को सोचते रहें। यही राज है कि कोई बहुत कम समय में सफल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। अब समझिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ था, ठीक है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच, ठीक है। और दूसरा आंग्ल मैसूर हुआ था 1780 से 84। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92। और चौथा आंग्ल मैसूर हुआ था 1799 में, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 1793। ये ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नेहरू ने लगाया था, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय आय का अनुमान जब लगाया था तो प्रति व्यक्ति कितने रुपये निर्धारित किए थे? तो 20 रुपये निर्धारित किए थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब भारत का बायोवृद्ध किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो इसका क्रम बताना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ। तो संथाल विद्रोह हुआ था। सबसे पहले संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो 1855-56 में हुआ था, ठीक है। सिपाही विद्रोह 57 और 59 में हुआ था। 1857 से 59 के बीच हुआ। और नील विद्रोह हुआ था 59-60 में। 1859-60 में। और दंकन दंगा हुआ था 1875 में। तो इसका अगर क्रम सजाएंगे तो सबसे पहले आएगा 55-56 वाला, यानी कि 2, फिर आएगा 4 ये वाला, फिर आएगा 1, फिर 3, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बैरकपुर से किया था। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान रखना है। और 1857 क्रांति से ये पूछ दिया जाता है कि बिहार से नेतृत्व के कौन किया था। तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1885 में पारित हुआ था। 1885 बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम। अब इससे रिलेटेड 1885 से इसको यहाँ जोड़ लीजिए कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी 1885 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। इसका करेक्ट आंसर है कराची अधिवेशन 1931 में अपनाया था। अब 1931 में इम्पोर्टेंट ये डेट है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिए थे, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। इसका करेक्ट आंसर है जॉन एडम्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इसका करेक्ट आंसर है मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण एक नाटक है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। तो दीनबंधु मित्र है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है के.एम. पन्नीकर। हिंदुस्तान टाइम के संपादक कौन है? के.एम. पन्नीकर, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी से। देखिए, पढ़ने का बेहतर
तरीका यही है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे रिकॉल कर लेना चाहिए। अब जैसे स्वामी विवेकानंद आए तो स्वामी विवेकानंद से जो भी आपको याद है उसको तो रिकॉल कर लेना है। जैसे कि राष्ट्रीय जो युवा दिवस मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है, 12 जनवरी को। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था, ये ध्यान रखना है। अब विवेकानंद की उपाधि इसे किसने दिया था, ये पूछा जाता है, तो खेतड़ी के महाराजा ने इसे विवेकानंद की उपाधि दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेलूर मठ की स्थापना किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है कर्नल सिलीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था। यानी कि नेतृत्व में पूछा तो कर्नल सिलीमैन, लेकिन किसके शासनकाल में हुआ, किसके समय में हुआ ये पूछेगा तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था, 1829 में ये हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल था 1828 से 35, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटना हुआ, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, ठगी प्रथा का अंत हुआ और शिशु हत्या का दमन हुआ था 1829 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया लॉर्ड रिपन। देखिए इस प्रकार के 3 क्वेश्चन हैं जो पूछा जाता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक साथ आपको यहाँ बताते हैं। देखिए स्थानीय स्वशासन बोला तो लॉर्ड रिपन हो गया, लेकिन एक होता है अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त बोलेगा तो कौन है उसका आंसर, लॉर्ड कर्नवालिस। बंदोबस्त बालिस यानी कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे है, कौन है, तो लॉर्ड कर्नवालिस। और एक है रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया, तो हेक्टर मुनरो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले से कुछ याद आ रहा है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले ही है। अब गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन है, ये है एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, यानी कि 1934 में वायसराय कौन था उस समय, तो ये 1931 से 36 था, कौन था, वेलिंगटन था, ये ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलिंगटन था। 1931 से 36 तक इसका कार्यकाल था। तो इसके समय में अब जितने भी हुआ युद्ध उसे ध्यान कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी पूछ दे, जैसे कि आप दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ तो ये भी पूछ देगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन वायसराय कौन था, तो यही थे लॉर्ड वेलिंगटन, क्योंकि इसका कार्यकाल 31 से 36 है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, ठीक है। देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 30, 31, 32, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम वेलिंगटन के समय हुआ था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेलिंगटन था, ठीक है। बर्मा भारत से अलग हुआ था, ये कब हुआ, 1935 में ये अधिनियम पारित हुआ था, तो किसके समय, तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, ये किसने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी ने कहा था ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत का संगीतकार किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दिगंबर विष्णु पलुस्कर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर है। अब देखिए टीपू सुल्तान से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए कि पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया, तो टीपू सुल्तान ने लगाया था कर्नाटक में, ठीक है। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने
1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? इसका करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान ये वादा किए थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 जून 1948 तक समाप्त होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर है मार्च 1946 में आया था। ये ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में आया, या तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो कौन सा सही है? ठीक है, तो देखते हैं, उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, ये सही है। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, यानी नगर निगम है ना, नागरिक सुविधाओं को देखभाल करता था, ये भी सही है। वे ब्रोस्टोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया इनमें सभी। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण महाभारत मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है शुंग काल के समय ये संकलित किए गए थे, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा एवं गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कनिष्क के काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ, ये करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो गंधार कला कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, ऐसे समझिए। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चावार्क दर्शन को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, चावार्क का एक प्रसिद्ध कथन है कि मृत्यु मनुष्य का अंत है और आनंद जीवन का अंतिम उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। अब दिल्ली सल्तनत आया तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ध्यान कर लेंगे क्या है? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश है, ये ध्यान रखना है। वास्तविक लग जाएगा तो इल्तुतमिश उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? तो इसी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिकित्सा से संबंधित है। देखिए, चरक भी चिकित्सा से संबंधित, तो चरक के बाद यही आया था, चिकित्सा से संबंधित ये व्यक्ति महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है शेख नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता था चिराग दिल्ली के नाम से। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो उसका आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। और फूलों का अध्ययन पूछेगा तो फ्लोरिकल्चर, और सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर, और कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। अब कीटों वाला तो बहुत आसान है, कैसे देखिए, कीटों एंटो, कीटों का अध्ययन तो ऑप्शन में रहेगा एंटो, कीटों एंटो, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओ नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ओ नवीनीकृत का मतलब होता है कि जिसका फिर नया
नहीं बना सकते, वो ख़त्म जब हो जाएगा, जैसे कोई भी संसाधन है वो जब समाप्त हो जाएगा तो उसको हम, वो नया नहीं रहेगा, ये समझिए कि नया नहीं रहेगा, कुछ दिन के बाद वो पुराना हो जाएगा। जैसे कि नया हमेशा कौन रहता है, जैसे सौर ऊर्जा नया हमेशा रहेगा, ये प्राकृतिक एक प्रकार से ऊर्जा है, वायु ऊर्जा, ये हमेशा नया रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, अनवीनीकृत, तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम। ये क्या है, अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? तो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली में, बाल लिंगानुपात सबसे कम था वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका मिलान करना है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित? भाला फेंक, ये बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा, ये पैरा निशानेबाजी से संबंधित है, ये भी सही है। और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से, ये भी सही है। और रही बात मित्रा गुहा का, तो ये हॉकी से नहीं संबंधित है, इसका संबंध है शतरंज से, ये ध्यान रखना है। मित्रा गुहा का संबंध है शतरंज से। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? यानी कि दृष्टि, आँखों की अच्छा के लिए वो रहता है विटामिन ए, तो उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो सुगम्य भारत अभियान है ना, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? अब तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1945 में। अब देखिए यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। अब क्या है कि स्थापना यानी कि वर्ष वाला जो क्वेश्चन रहता है, अलग अलग याद करने में क्या कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं और क्या है कि याद भी नहीं रहता है। तो 1945 से रिलेटेड कोई और भी याद कर लेंगे ना तो याद रहता है। अब जैसे देखिए 1945 में किसकी स्थापना भी बताते हैं। ये तो एक यूनेस्को हो गया। अब देखिए यूएनओ की स्थापना भी पूछेगा तो 1945 में, और आईएमएफ जो है उसकी भी स्थापना 1945 में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, 2 हो गया। और विश्व बैंक के देखिए ये मुद्रा वाला विश्व बैंक भी मुद्रा से संबंधित है, तो उसका भी स्थापना 1945 में हुआ, और विश्व बैंक हो गया। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुआ 1945 में, और खाद्य एवं कृषि की संगठन की स्थापना हुआ था 1945 में। यानी देखिए कितने चीज़ों को 1945 में, सबको एक जगह याद कर लीजिए, है ना। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, यूएनओ, आईएमएफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और खाद्य एवं कृषि संगठन का सबका स्थापना कितने में हुआ? 1945 में हुआ। एक जगह सबको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है गया में है, विष्णुपद मंदिर गया में है। अब विष्णुपद मंदिर गया में अगर आपको याद है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि गया में ये फल्गु नदी के किनारे है। अब फल्गु नदी जैसी दिमाग में आया तुरंत आ जाना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कहाँ बनाया गया है? तो फल्गु नदी पर बनाया गया है। चलिए ये हुआ मज़ेदार तरीका पढ़ने का। और ये जो अभी है विष्णुपद मंदिर का, ये इसका निर्माण किसने कराया? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है धैर्य और दृढ़ता को, इसे क्या महत्वपूर्ण विशेषता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वधरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? देखिए स्वधरोहर यानी कि सांस्कृतिक धरोहर से मतलब यानी कि पुरातात्विक जो भी स्थल है तो वो आता है संस्कृति मंत्रालय में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है, इसे ध्यान रखना है। तो स्वधरोहर का उत्सव किसके द्वारा मनाया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT खड़गपुर में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिस्र में, मिस्र के साथ किया। ठीक है, भारतीय सेना ने मिस्र के साथ साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया है, लेकिन किया कहाँ? तो राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर
किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेन में किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार का स्थान अंतिम नहीं है, ये अंतिम से तीसरा है। बिहार का स्थान अंतिम से तीसरा है। अंतिम में कौन है मालूम? यूपी है। अंतिम पायदान पे उत्तर प्रदेश है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। और पहले स्थान पर पूछे तो पहले स्थान पर तो ये है, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक का है, और इसमें पश्चिम बंगाल का अंतिम से दूसरा है, ये भी सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, ये भी सही है। यानी कि ये बिहार वाला गलत था, बिहार तीसरे स्थान पर है अंतिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी 36वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में आ जाना चाहिए कि अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है इसे चेक करते हैं। तो पहला कह रहा है कि गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, ये सही है, गोल्डन बूट एम्बाप्पे को मिला था। और गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को मिला था, ये भी सही है, गोल्डन बॉल मिला था लियोनल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी। और अर्जेंटीना यह दूसरी बार खिताब जीता था, ये गलत है, ये क्योंकि तीसरी बार खिताब जीता था। जो अर्जेंटीना है यह तीसरी बार खिताब जीता था। और ये भी सही है, फीफा यंग प्लेयर ऑफ अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया था, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्या है कि स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ये हो जाएगा कोशिका, यानी कि किसी भी जीव की सबसे छोटी जो अंग होता है वो कोशिका होता है, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। अब कोशिका जैसे आया तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अब देखिए, रॉबर्ट से एक और नाम है तो वो कन्फ्यूजन कर देगा कभी, तो इसलिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन केंद्रक की खोज बोलेगा तो होता है रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि है, क्या है अस्थि? अस्थि एक संयोजी उत्तक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया उत्तक, संयोजी उत्तक। रक्त भी एक संयोजी उत्तक है, ठीक है, रक्त भी कभी पूछे क्या है तो वो तरल संयोजी उत्तक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का निर्माण होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत में, ये ध्यान रखना है। देखिए, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। या तो ऐसे पूछेगा पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, तो ऑप्शन में रहेगा पित्ताशय भी, तो वहाँ ध्यान देना एक चीज़, पित्ताशय से कई जैसे नहीं पढ़े हैं तो पित्ताशय मार देता है कि पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, तो पित्ताशय से नहीं, पित्त का स्त्राव ये निर्माण होता है यकृत में, ये ध्यान रखना है। अब पित्त जमा कहाँ होता है, वो पित्ताशय में होता है, ये ध्यान रखना है। पित्त का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, ठीक है। और अगर यकृत की बात आई तो एक चीज़ ध्यान में आ जाना चाहिए आपके दिमाग में कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग या तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो यकृत ही है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिकार्डियम द्वारा घिरी रहती है। मनुष्य का हृदय पेरिकार्डियम झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है कि जब कोई पेड़ देखते होंगे ना, तो पेड़ के जो छाल पे है ना एक तरल मोटा गाढ़ा जैसा रहता है निकला हुआ, वो पेड़ पे चिपका हुआ रहता है, वही होता है वो उत्सर्जी पदार्थ। जैसे कि चीड़ से जो निकलता है वो वाला चीज़ गाढ़ा गीला जो रहता है तरल पदार्थ, वो रेजिन कहलाता है। और जैसे पीपल
और बरगद के पेड़ में जो निकलता है गाढ़े एवं दूधिया तरल रहता है, तो उसको बोला जाता है लेटेक्स। ये ध्यान रखना है, लेटेक्स बोला जाता है। पीपल बरगद से जो निकलता है उत्सर्जित होता है। लेटेक्स किससे उत्सर्जित होता है ये भी पूछे तो पीपल बरगद से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से मास्टर ग्रंथि कहाँ कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। और अगर पूछ दे आपसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। ये भी मस्तिष्क में पाया जाता है। देखिए सबसे छोटी हो गया पीनियल ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या था, यकृत, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ओ समजात अंग के उदाहरण है। देखिए ऐसे समझिए, ओ कभी आएगा ओ समजात, कभी आएगा समजात। तो देखिए ओ समजात एक चीज़ समझिए फिर समझ में आ जाएगा दूसरा अपने आप। देखिए ओ समजात का मतलब है कि जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक दूसरे से भिन्न हो। पहले यही पकड़िए, मैंने शुरुआत वाला, उत्पत्ति और संरचना एक दूसरे से भिन्न जब होगा तो वो ओ समजात कहलाता है। उत्पत्ति और संरचना एक दूसरे से भिन्न हो लेकिन उसका कार्य जो हो वो एक जैसा हो। कार्य जो उसका, जैसे कि मान के चलिए पंख है उसका, तो उसकी संरचना उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन पंख जो है जैसे पक्षी और चमगादड़ दोनों का उड़ने का काम करता है, काम एक ही है लेकिन उत्पत्ति और संरचना अलग अलग है, तो उसे असमजात अंग कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय को 2 बार उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है त्वरण। इसमें समय का 2 बार उपयोग होता है कैसे, देखिए त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, ठीक है। त्वरण बराबर हो गया वेग बटे समय, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ वेग को यहाँ लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को, तो विस्थापन बटे समय यहाँ हो गया, अब फिर एक नीचे भी समय तो 2 बार हो गया। तो इस प्रकार त्वरण में 2 बार समय का उपयोग होता है। और ये भी पूछा जाता है आपसे कि त्वरण का SI इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना है, इसका कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है गति का जड़त्व, ठीक है। देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गतिशील ही रहेगा और कोई वस्तु अस्थिर है तो वो अस्थिर ही रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है रेक्टिफायर, यानी AC को DC में जो कन्वर्ट करता है उसे रेक्टिफायर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गति, देखिए ये निकालना आसान हो जाता है जब आप गतिज ऊर्जा बराबर जानते हो। गतिज ऊर्जा बराबर होता है यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv², ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि वेग को यानी कि v को दुगना करेंगे तो यहाँ 2 है और ऊपर में स्क्वायर है 2 यानी 4 गुना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वो क्या कहलाती है, प्रकाश उत्सर्जित करेगी तो प्रदीप्त कहलाती है, इसे ध्यान रखना है। अब प्रकाश जैसी आए तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा जाता है। प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा, तो रोमर ने मापा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, इसका करेक्ट आंसर है धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, यानी किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आप भी कई बार पढ़े होंगे और किसी को याद भी होगा, कोई कन्फ्यूजन में भी होगा कि इसका आंसर होगा कौन, अवतल लेंस होगा या तो उत्तल लेंस होगा दूरदृष्टि दोष का। तो चलिए एक बार हम अपने तरीके से बताते हैं। देखिए एक है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और एक है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब इसके ठीक करने के लिए कौन कौन सा लेंस का प्रयोग होता है ये ध्यान रखना है, इसे याद रखना है। अब देखिए दूर के लिए है ना,
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए याद इसे कैसे रखेंगे। देखिए दूर इसमें 2 लेटर है और निकट इसमें 3 लेटर है। अब देखिए 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर इसमें 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, ठीक है, और 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। ठीक एक बढ़ा के 2 वाले पर 3 चढ़ा देंगे और 3 वाले पर 4 चढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसे ठीक हो जाएगा। इस तरह से याद करने के बाद क्या आप कभी नहीं भूलेंगे, हैं। दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इसका दूर दृष्टि वाला 2 लेटर वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 3 लेटर वाला है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद ऐसे करो कि तुझे भूलना तो चाहा बस, लेकिन नहीं भुला नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर का कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वोल्ट मीटर क्या होता है कि विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है ना आधारित है, किस पर आधारित है? विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत आधारित है किस पर? इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया संघनन। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक तो यहाँ आप पढ़ लिए कि गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ दिया कि ये उल्टा द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो बाष्पीकरण कहलाता है। ये ध्यान रखना, बाष्पीकरण कहा जाएगा। द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। अब यहाँ ऊर्ध्वपातन है, तो ऊर्ध्वपातन से एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी ठोस सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थों के कण को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है, यानी पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाएगा? अंतराण्विक बल कहलाएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पृथक्करण कीप विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। भौतिक परिवर्तन ये होता है जैसे कि जल है, ठीक है, जल का जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि कोई भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हुआ तो फिर पुनः उसे पिछले जो है पुरानी अवस्था में लाया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल से बर्फ बन गया तो बर्फ से फिर जल बन सकता है, ठीक है, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर परिवर्तन हुआ और पहले अवस्था में फिर वो नहीं आ सके तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोयले का जलना, कोयले जब जल गया तो फिर वो कोयला नहीं बन सकता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती में जैसे कि उसमें धागा जो होता है वो जल गया, जलने के बाद फिर वो नहीं आप पिछले अवस्था में नहीं आ सकता है। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना है ना, वो हो जाता है भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, जो पिघलेगा तो उसको फिर मोमबत्ती बना सकते हैं, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। और लोहे का जंग लगना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना, यहाँ करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 है। NH3 नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा है? के। अब देखिए इसे याद कैसे रखना है। देखिए परमाणु के नाभिक से दूरी के क्रम में पहले आता है के, फिर L, M, N, O, P, Q। तो देखिए तो नज़दीक, नाभिक के नज़दीक पूछेगा तो के, और नाभिक के सबसे दूर पूछ दिया तो Q है ना, इसका आंसर हो जाएगा Q, दूर, सबसे दूर है Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जस्ता की परत चढ़ाना, जिसे कहते हैं यसदी लेपन या तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है C20H42, C20H42। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक दो क्वेश्चन आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे कि बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। बारदौली सत्याग्रह किसान आंदोलन से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय से के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं, ठीक है, जज है, अगर वो रिटायर होने के बाद वकालत कहाँ कर सकता है, कहाँ मनाही है? तो वो कहीं नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। वो पूरी तरह से कहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कहीं वकालत नहीं कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में होता है? मुख्यमंत्री जी में, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, ये दंड विधि जो है और शिक्षा ये समवर्ती सूची में आता है, और ये रक्षा जो है ये केंद्र सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1992 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 वर्ष होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको देश दे देगा ऑप्शन में, देश के नाम, और इसमें पूछेगा कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य देश कितना है? 5 है, ये ध्यान रखना है। और कौन कौन है उसे भी ध्यान रखना है। देखिए कौन कौन है? अमेरिका, ताकि कभी पूछे आपसे तो आराम से मार सके। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना हो गया, और फ्रांस, रूस। ये 5 देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश है। फ्रांस, रूस, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है? देखिए बहुत आसानी तरीके से, मज़े से। देखिए इसको ऐसे रखना है कि बोलना है कि ABC को फाड़ दो, ABC को फाड़ दो, ठीक है। फाड़ दो, फाड़ मतलब फ्रांस, रूस। देखो ABC को फाड़ दो यानी कि अमेरिका, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, ठीक है। ABC को फाड़ दो यानी फाड़ यानी फ्रांस, रूस, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के अधीन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता राज्य के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, वोट देने का अधिकार। मताधिकार का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। अब वोट देने का अधिकार जैसे आया तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, जैसे कि मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किवें संविधान संशोधन में किया था? 61वें में। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया था। तो और एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कब हुआ 1989 नहीं पूछे, लेकिन ये 21वें संशोधन में हुआ था, ये जरूर पूछा जाता है, 61वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु होता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु जी ने। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D, अरस्तु। अब अरस्तु जैसे आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अरस्तु जीव विज्ञान के पिता इसे ही कहा जाता है, ठीक है। और राजनीति विज्ञान के भी पिता जनक यही कहलाता है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो ये आकलन करते कैसे? प्रति व्यक्ति आय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोड डोमर मॉडल पर। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय, ये दोनों याद रखिए, ठीक है, ये दोनों ही अधिकतर पूछा जाता है। जैसे दूसरी पूछा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो पीसी महालनोबिस, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अब प्रथम हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोहतास। धान का फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रोहतास में। और सबसे कम कहाँ होता है? तो सीवान में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। देखिए, ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है इसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। तो अभी तक में जो पूछा गया है महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया, ये नहीं पूछा है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया ये पूछा है, ठीक है, इसलिए इंग्लिश वाला ये ध्यान रखना है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज लेमेत्रे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बायोगैस संयंत्र, जो कि शक्ति भी और खाद्य दोनों देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट ने कहा था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप जानते भी हैं कि चंद्रमा पर पहली बार जो है कदम रखने वाले पहला व्यक्ति कौन है? तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप देखिए, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, अब महत्वपूर्ण ये है कि अब दूसरा भी पूछने लगा कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, पहले थे आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और दूसरे थे बज एल्ड्रिन, ठीक है, और तीसरे थे कॉनरोड, ठीक है। जिसमें समय लेता हूँ उसमें समझिए कुछ ना कुछ रहस्य है ना, इसमें याद करने का देखिए इसमें तरीका कितने सुंदर है। देखिए, इसको याद रखना है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति देखिए सीरियल से है, ए बी सी। देखिए, पहले ए, पहले बी, उसके बाद आता है सी। देखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग, बी से बज एल्ड्रिन, सी से कॉनरोड। आप देख लीजिएगा कहीं भी चेक करके, यही तीनों है ना। चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति है ए बी सी, है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और कॉनरोड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानक समय। ये समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, बाकी समय के मापने के लिए उष्णकटिबंधीय वर्ष है, चंद्रमास है और दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना का विस्तार है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार क्या है? सवाना मालूम क्या है? एक घास का मैदान है। तो सवाना घास का मैदान कहाँ? अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला है कच्छ, इसे ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर है कच्छ। देखिए, कहीं कहीं लद्दाख भी दे देता है, आपको गूगल पे सर्च मारिएगा तो कहीं लद्दाख भी दे देगा, लेकिन कच्छ याद रखना है, सबसे बड़ा जिला वर्तमान में अभी कच्छ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कच्छ कहाँ है? गुजरात में, ये भी ध्यान रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी पूछे
कि मीठे पानी की झील कौन है, बुल्लर झील। लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ दे तो बैकाल झील, इसे ध्यान रखना है। बैकाल झील, दोनों बो से है, देखिए दुनिया वाला भी है बैकाल झील और भारत वाला बुल्लर झील, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है कौन, सबसे बड़ी झील, कोई मीठा और तीता नहीं, सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर, इसे ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो जनसंख्या नीति की शुरुआत किसने किया? उत्तर प्रदेश, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दामोदर नदी जैविक मरुस्थल नदी कहलाती है। अब दामोदर नदी का उद्गम स्थल ध्यान रखना है, छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वर्षा वन में बायो में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। सबसे बड़ा मतलब कि ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन करता है चाइना। इस तरह सटीक 100 क्वेश्चन MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है एनी अर्नोक्स। आज का क्वेश्चन है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 के पास कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों।